हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपको, अगर हम बात करें TRE 4 के दृष्टिकोण से, जो कि अगर इसमें हम बात करने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर को लेके। इसी टॉपिक के इर्द गिर्द आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग एक अच्छे तरीके से चलेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है अगर आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो जाके आप कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पर वहाँ से पिछली वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी जो है कि जियोग्राफी के पार्ट वाइज वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी साथ साथ मिलती रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को देखते हैं। तो आज का रहा ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपको बात करें थोड़ी सी आपको सामान्य जानकारी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों का अक्षांश क्या होता है। अक्षांश क्या है? तो अगर हम बात करते हैं अक्षांश, तो यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ओके, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, अगर हम बात करते हैं टोटल पृथ्वी पे कितने अक्षांश हैं, तो इनकी संख्या 180 के करीब मानी गई है। कितना? 180 के करीब कितने अक्षांश हैं? तो 180। ओके, अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी हो गई, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच से क्या है, यहाँ से बीचों बीच से जो जाता है उसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। ओके, जो कि बिल्कुल बीचों बीच से, और यहाँ से एक आपको रेखा देखने को मिल जाएगी, और इसके बाद ये सारी काल्पनिक रेखाएं जो खींची जाती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो ये डिवाइड करता है। ऐसे ही इधर भी, तो इधर भी आपका आएगा तो 90, कितना? 90, माफ करिएगा, इधर भी आपका आएगा तो 90 अक्षांश इधर हो जाएगा और 90 अक्षांश के करीब इधर हो जाएगा। ओके, तो 90 अक्षांश इधर और 90 इधर, तो मिला के टोटल कितने हो गए? तो ये हो गया 180। ओके, तो कितने अक्षांश यहाँ पे खींचे गए हैं पृथ्वी पे? तो 180। ओके, अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अक्षांश का क्या काम होता है, ये क्यों पृथ्वी पे खींचे गए हैं? तो इसका कुछ ना कुछ तात्पर्य होगा ना कि ये अक्षांश खींचे गए हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो अगर हम अक्षांश की बात करते हैं तो अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अक्षांश का काम होता है, अगर हम बात करें तो मौसम का निर्धारण करना। किसका? मौसम का निर्धारण करना, ताप का। ओके, ताप, और उसके बाद मानसून, मौसम, ताप। ओके, तो इसका ये क्या करते हैं, यही निर्धारण करते हैं। कौन? अक्षांश ही। अगर आप देखिएगा, अगर आप जैसे 90 अक्षांश के करीब जाते हैं तो आपको बिल्कुल ठंड लगेगी, लेकिन अगर वहीं आप विषुवत रेखा पे आते हैं तो विषुवत रेखा पे बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। ओके, तो यह क्या करते हैं, मौसम, ताप, समताप का टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर भी आ जाएगा इसमें, इसका ये लोग क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो इसका निर्धारण किसकी सहायता से होता है? तो इन सब का निर्धारण जो होता है अक्षांश के द्वारा ही हम करते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। ओके, आइए अब बात करते हैं हम देशांतर की। ओके, देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो देशांतर, हम कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से स्पष्ट दिखाई दे। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसे? तो देशांतर। देशांतर को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ये बीचों बीच, ओके सॉरी माफ करिएगा, यह बीचों बीच जो है कि ऐसे खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ये भी काल्पनिक रेखा है, ये 0 अक्षांश पे खींचा गया है। अगर हम बात करते हैं तो 180 अक्षांश इधर है पश्चिम तरफ, और इधर भी 180 अक्षांश है। तो 180 और 180 की अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश कितने हो गए? 360। कितना? 360 अक्षांश होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं देशांतर, जो है कि 0 अंश देशांतर या 180 अंश देशांतर हम मानते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यह क्या करता है, तो यह हमारा समय का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? समय का। किसका निर्धारण करेगा? यह समय का निर्धारण करता है। ओके, समय का यह निर्धारण करेगा। अब देखिएगा,
अगर यहाँ से आप पूरब बढ़ते हैं तो समय क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। अगर आप यहाँ से पश्चिम होते हैं तो ये माइनस होता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक जो चीज़ें होती हैं, अक्षांश देशांतर क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लिए हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। और ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है। कितना अधिक है? ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से अधिक है, तो कितना अधिक है? तो यह अधिक है 43 किलोमीटर। कितना? 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर अधिक है। ओके, आगे देखिएगा, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में पूछ रहा है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं होके जाती है। भारत में टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं, आप अगर उसमें अगर देखेंगे तो आप देखिएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा गुजरात, फिर आ जाएगा राजस्थान, फिर आ जाएगा एमपी मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा झारखंड, फिर आ जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर आ जाएगा आपका त्रिपुरा, फिर आ जाएगा मिजोरम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। लेकिन जो ऑप्शन रहा होगा उसमें उड़ीसा रहा होगा, तो इसमें दिया है कि नहीं गुजरती है, तो उसमें से एक ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप एक एक करके क्वेश्चन को याद रखेंगे और आपको देख के समझ के इतने अच्छे क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं, लगता है कि हमारा नहीं हो पाएगा, लेकिन क्वेश्चन को आप देखिए कि कितने इजी तरीके से, कितना अच्छे वे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर आपको इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं रहेगी और आप पेपर आप कैसे पास कर पाएंगे? ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। और ये सब जो है ना, ये बेसिक नॉलेज है। अगर आप जब पढ़ेंगे भारत का भूगोल की अगर हम चर्चा करेंगे तो भारत का एक परिचय होता है, जब सामान्य जानकारी, उसी में ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी हम लोग देखेंगे और सारी चीज़ों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो क्या है? मालवा का पठार। क्या है? मालवा का पठार, इसमें काफ़ी ज़्यादा भाग आता है। आगे देखिएगा, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं क्या है? 180 रेखा। क्या है? 181। 181 तो है, लेकिन उसमें विषुवत रेखा को 0 माना जाता है, तो इस लिहाजे से वो हो जाता है 180। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी। तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और वही अगर बात करते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिएगा, ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। मतलब जो ध्रुव पर भार होता है, ओके, जो ध्रुव पर, अच्छा हम बात करते हैं, जैसे ये पृथ्वी है तो देखिएगा यहाँ जो ये जो जगह है ये हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ओके, तो बोला गया है कि ध्रुव पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। तो भूमध्य रेखा की अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ से आ जाएगा? एकदम बीचों बीच से। क्या हो जाएगा? बीचों बीच से अधिक होता है। क्यों? पृथ्वी की आकृति की वजह से। किसे? पृथ्वी की आकृति की वजह से होता है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है। तो जो 22 दिसंबर बीता था ना, वो सबसे छोटी रात थी। क्या है? सबसे छोटी रात की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर में 22 दिसंबर ही था। अगर सबसे बड़ा दिन हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में तो वो हमारा हो जाएगा 22 दिसंबर। आगे चलते हैं।
आगे देखिएगा, आगे है कि यह ग्रीनविच प्रधान मध्यांतर रेखा समय 12 बजे दोपहर का है, तो 30 अंश उत्तर पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित मान का समय होगा। अब यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है 30 अंश, तो अब बड़े ही इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। अगर यहाँ पे क्या दिया है कि जो ये देशांतर है, आइए मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाना चाहता हूँ बड़े प्यार से। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो बीच में जो टाइम आता है, ओके, ये होता है हम लोगों का ग्रीनविच टाइम। तो यहाँ पे अगर दोपहर में 12 बजा है, क्या है, दोपहर में यहाँ 12 बजा है, तो यहाँ पे कितना बजा है आपका 12, चलिए 12 बज गया। उसके बाद कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी, अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से एक यहाँ पे आप ले लीजिए, और उसके बाद क्या बोला है, दक्षिण पूर्वी में, मतलब इस वाले एरिया में, जहाँ लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो समथिंग आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, ओके। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो कितना 30 दे रहा है। अगर हम बात करते हैं देशांतर का, तो एक देशांतर बराबर जानते हैं कितना होता है, 4 मिनट होता है। कितना होता है, 4 मिनट होता है, ओके। तो अब देखिएगा, तो 30 अंश की अगर हम बात करें तो 30 से आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आगे। अगर एक देशांतर की बात करते हैं तो 4 मिनट का समय लेता है, तो जैसे 2 देशांतर जाएंगे तो वो 8 मिनट आगे हो जाएगा। तो वैसे 30 देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो 120 मिनट हो जाएगा। और 120 मिनट को क्या कहते हैं हम, 2 घंटे, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 घंटा, ओके। तो अब यहाँ क्या समय होता होगा, अगर हम मान लेते हैं कि यही एरिया है, तो यहाँ पे है कौन सा, कितना समय होता होगा, तो हो जाएगा 2 बज जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बज जाएगा, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर दोपहर में यहाँ 2 बज रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है इस वाले रीजन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोपहर के 2 बजेगा, ओके। लेकिन अगर यही पश्चिम साइड, यही पूर्वी देशांतर न देके पश्चिम देशांतर दे देता, तो यहाँ 12 बज रहा है ना, तो इधर क्या होता, 10 बज जाता। क्या होता, 10 बजे, ओके। तो इस तरीके से भी जो कि आप याद रखिएगा, आगे पीछे जो समय होता है इसी के अनुसार हम लोग डिवाइड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखिएगा, आगे है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है किसमें, प्रशांत महासागर से होकर जाती है, ओके। कहाँ, प्रशांत महासागर से होकर जाती है, ओके। चलिए अब हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड इसमें आप जिक्र करते हैं और इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं विश्व के द्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाएं, ओके। विश्व के द्वीप, देश, राजधानी और उनकी सीमाएं, तो इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं किसका, दक्षिण अफ्रीका, तो यह अफ्रीका का सबसे दक्षिण में स्थित राज्य है और देश है, और उसकी राजधानी है केप टाउन। क्या है, केप टाउन, ओके। आगे बढ़े, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका है उससे जो पैंजिया टूटा था उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड, ओके। आगे बात करते हैं, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है कहाँ, तो अगर आर्कटिक की बात करते हैं तो यह स्थित, सॉरी माफ करिएगा, अगर आर्कटिक की बात करते हैं तो यह है हमारा उत्तरी गोलार्ध में, और वहीं अगर अंटार्कटिका की बात करते हैं तो यह है हमारा दक्षिणी ध्रुव के निकट, ओके। तो ऑप्शन हम लोगों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट, ओके। अगर जैसे हम बात करते हैं तो ये हम लोगों की पृथ्वी हो गई, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ध्रुव बना हुआ है, ओके। तो ये हमारा हो जाता है आपका आर्कटिक, और यह जो ध्रुव है यह हमारा हो जाता है अंटार्कटिका, ओके। तो हमें उम्मीद है कि आपको पृथ्वी के हिसाब से सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा,
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन है? आपको पता होगा एशिया, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। और एशिया में सबसे प्यारा देश अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा भारत है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वे देश जिसकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, वह देश जिसमें पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, तो वो क्या हो जाएगा? चिली एवं अर्जेंटीना। चिली एवं अर्जेंटीना। अगर हम बात करते हैं तो यह दो देश जो है यह किस कॉन्टिनेंट का है? तो यह आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका का द्वीप है। अरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ओके, चिली और अर्जेंटीना। ओके, आगे देखते हैं। मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश। जो मृत सागर की अगर हम बात, जैसे मान लीजिए ये मृत सागर है, तो इसके इर्द गिर्द जो देश सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। कौन है? जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे है कि वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है तो कौन नदी हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। कौन नदी? सतलज हो जाएगा। ओके, और उसके बाद सिंधु हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, सिंधु भी निकलती है तो भारत से ही, लेकिन वो होते हुए कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सतलज का भी यही हाल है। ओके, आगे देखिएगा। अफगानिस्तान यहाँ खाली स्थान देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो वो बनाता है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। आगे देखिएगा, वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश है कि कौन सा है? तो अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या ज़्यादा है। और कितने देश हैं? तो आप ये भी याद रखिएगा कि अगर हम बात करें तो वहाँ देश की संख्या कितना है? 54 देश हैं। कितने? 54 देश वहाँ पे फिलहाल में है। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। और वहीं अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो लगभग 54 देश वहाँ पे माने जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखिएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो क्या है? होंगशू। क्या है? होंगशू। ओके, जापान में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 4 द्वीप पाए जाते हैं। ओके, आप हमें इसका नाम बताइएगा कि वो 4 द्वीप कौन कौन से हैं। आगे देखिएगा, डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है। कौन है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। ओके, अब देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका के बगल में, कनाडा के ठीक बगल में पूरब साइड में आपको ये दिखेगा जो कि ग्रीनलैंड है। ओके, लेकिन वो छोटा सा एक देश है डेनमार्क, और वो उस पर कब्जा किया है, उसका वहाँ पे नियंत्रण है। ओके, तो अब हम आपसे पूछते हैं कि डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सीमा रहित देश है तो वो कौन है? जापान। जापान 4 द्वीपों में बटा हुआ देश है। और बिल्कुल किस में है? तो आप बताइए, जापान कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके, कहाँ आ जाएगा ये? प्रशांत महासागर में स्थित देश है। अगर हम बात करते हैं तो यह किसी से स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। जलीय सीमा साझा करता है लेकिन स्थलीय सीमा किसी के साथ यह साझा नहीं करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन है? तो हम बात करते हैं चिली। कौन हो जाएगा? चिली हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, एक स्थलरुद्ध देश है। कौन है? हंगरी। हंगरी जो ऑप्शन में दिया होगा, जब उस समय ये क्वेश्चन आया होगा तो जो ऑप्शन रहा होगा उसमें हंगरी एक देश था जो कि स्थल रुद्ध देश था। ओके, लैंडलॉक कंट्री है। ओके, तो इसके अगल बगल देश कौन कौन से हैं? तो आप देखिएगा, बेल्जियम है, हंगरी है, रोमानिया है, यूक्रेन है। ओके, ये सारे देश इर्द गिर्द है। आगे देखिएगा, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। किसके किसके साथ उभयनिष्ठ सीमा बनाता है? तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा लेबनान, सीरिया,
जॉर्डन, मिस्र के साथ सीमा बनाता है इजराइल। आगे देखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा द्वीप है, किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका जब आया था। अब अगर बात करते हैं तो यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में, ओके, क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार हम बात करते हैं तो ऑप्शन मेरा होगा, लेकिन अगर हम वास्तव में बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्या हो जाएगा? एशिया सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? एशिया। एशिया सबसे क्या है? एशिया सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, याद रखिएगा। चलिए, जो ऑप्शन रहा होगा उस हिसाब से अफ्रीका है। क्या है? उसके हिसाब से अफ्रीका यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो एशिया सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अब हम लोग अगले यूनिट को स्टार्ट करेंगे 4, जिसका हम बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं भूगर्भिक, ऐतिहासिक एवं शैल तंत्र के बारे में। तो यह हम अगर बात करेंगे तो अगले सेशन में इसको डिस्कशन करेंगे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।